Hello and welcome to Knowledge Park. Let's proceed with the PYQs of polity. The first question is, what on account is meant for? What on account किस चीज के लिए होता है? Vote on report of CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, to meet unforeseen expenditure, जो sudden expenses आ जाते हैं उनके लिए, appropriating funds pending passing of budget, या फिर बजट पास करने के लिए जो फंड्स पेंडिंग होते हैं उसके लिए, या फिर बजट के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है. नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. देखिए, वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट. जब तक बजट पास नहीं होता उसके दौरान जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, नेसेसरी और जल्दी वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके लिए वोट ऑन अकाउंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Public Accounts Committee, which is also known as PAC. In short, Public Accounts Committee submits its reports to. जो PAC है वो अपने रिपोर्ट्स किसको सबमिट करती है? द फर्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. PAC अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा. Right? This is a factual question. Which of the following is a parliamentary committee relating to delegation of power to make rules and regulations of the executive? इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी? देखिए, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है फॉर डिफरेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड. सो इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस के पावर को डेलीगेट करती है, मीन्स फर्दर ट्रांसफर करती है? Committee on Executive Legislation, Committee on Subordinate Legislation, Committee on Administrative Legislation और Committee on Delegated Legislation. None of the above, more than one of the above. देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आपको लगेगा कि जो डेलीगेट करने की पावर होती है वो कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के पास होती है, बट द राइट आंसर वुड बी कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो एक ऊपर से पावर नीचे ट्रांसफर की जाती है. तो राइट आंसर वुड बी कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? कट मोशन का क्या मतलब होता है? टू पुट चेक ऑन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेक करना. टू स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप करना. टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, बजट प्रपोजल में जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रिड्यूस करने का प्रपोजल देना. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. रिजेक्शन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल डीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी फाइनेंस के लिए प्रपोजल रखती है उसको रिजेक्ट करना. राइट आंसर वुड बी टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो प्रपोजल मूव किया जाता है दैट इज कॉल्ड कट मोशन. राइट? खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, नहीं, दिस कैन बी कंसिडर्ड एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the annual financial statement is necessary to be laid down before the parliament? इनमें से किस आर्टिकल के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी होता है? आर्टिकल 113, आर्टिकल 114, आर्टिकल 112 और 111. राइट आंसर वुड बी आर्टिकल 112. आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, after independence, in which year were the Indian states reorganized on the linguistic basis? Linguistic basis का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पर. इंडिपेंडेंस के बाद कौन से साल में स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया? 1947, 1951, 1956 और 2000. 1956 में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया. द स्टेट ऑफ मणिपुर वॉज फॉर्म्ड इन, जो मणिपुर स्टेट है वो कब बनाया गया? इन 1972, 1987, 1985, 1963, नन ऑफ द अबव. मणिपुर को बनाया गया 1972 में. देखिए, बाद में कुछ कुछ स्टेट्स को डिवाइड करके दो स्टेट्स निकाले गए, जैसे उत्तराखंड को यूपी से निकाला गया. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल at the district level in India, which of the following statements is
नॉट करेक्ट। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल का मतलब होता है जो कंज्यूमर के कॉन्फ्लिक्ट को, कंज्यूमर की झगड़ों को सॉल्व करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द ऑप्शंस आर द डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees 50 lakh। डिस्ट्रिक्ट फोरम उन्हीं कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है जो 50 लाख रुपए से कम के मामले होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बना सकती है अगर ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी अ वुमेन। कम से कम डिस्ट्रिक्ट फोरम का एक मेंबर वुमेन होना चाहिए। मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा आंसर गलत है, और नन ऑफ द अबव। द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड, पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 28th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का 28th स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर वुड बी झारखंड। झारखंड को सन 2000 में बनाया गया, सो 28वां स्टेट इंडिया का झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इज अ। क्या सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, या फिर प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, या फिर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या सिविल कोर्ट है? मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए, फेडरल कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती थी। प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेक्टर है, राइट, एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इन ये दोनों ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है। सो अगर यहाँ पे होता प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमें ई मार्क करना पड़ता दैट मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट, बट द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दे दी, दैट इंटरप्रिटेशन इज फाइनल अनलेस इट इज ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950। पार्लियामेंट के 1950 के एक्ट से, अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या इंडिपेंडेंस एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया, या गवर्नमेंट एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश किया गया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। सुप्रीम कोर्ट की कितने जजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 24, 20, 18, 9। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34। 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं मैक्सिमम। आप ये देख सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया एट दैट टाइम 7 जजेस वर देयर, बट लेटर ऑन विद सेवरल अमेंडमेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वर इंक्रीज्ड, बट नाउ 34 जजेस कैन बी देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन। करंटली द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 15, 25, 31, 20, नन ऑफ द अबव। आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ऑम्बड्समैन करते हैं, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट, सो राइट आंसर वुड बी द प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस देते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है 65 ईयर्स, हाई कोर्ट के जजेस की एज है 62 ईयर्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की एज है 60 ईयर्स।
सो ये ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूछा गया है, या फिर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में पूछा गया है. द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन. द राइट आंसर वुड बी द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम. कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है या फिर सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि ये जजेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं. The Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India. Incumbent Chief Justice of India का मतलब हुआ जो उस टाइम पर चीफ जस्टिस होंगे, and comprises 4 other senior most judges of the court at that time. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 members होते हैं, एक CJI और 4 other judges. The Parliament by law has evolved the collegium system. The judges of Supreme Court and High Court are appointed only through the collegium. Supreme Court और High Court के judges को सिर्फ collegium से appoint किया जाता है. The collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P.N. Bhagwati in landmark first judges case. या फिर collegium system को पहली बार 1993 में जस्टिस P.N. भगवती ने इंट्रोड्यूस किया. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. The options are only 1, 1 and 2, 3 and 4, first and third. देखिए फर्स्ट और थर्ड ये स्टेटमेंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5 मेंबर्स होते हैं, एक CJI, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, जिनसे मिलके कोलेजियम बनता है और वो 5 लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. बाकी हाई कोर्ट के जजेस के लिए 1 CJI and 2 other senior most judges of the Supreme Court. So सिर्फ कोलेजियम से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. बाकी सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस को रिक्रूट करने की प्रोसेस अलग है. सो कोलेजियम रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट दैट दीज पीपल कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एंड देन द ऑफर लेटर इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? The Supreme Court was established in 1950. 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था. The Supreme Court is the highest court in the country where appeals are made. सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है बिल्कुल. पहले एक मैटर जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई मैटर कहीं नहीं जाता. दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट. The Supreme Court can hear any high court except court martial. सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को हियर कर सकती है सिर्फ कोर्ट मार्शल को छोड़कर. सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी हाई कोर्ट along with कोर्ट मार्शल. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी सुन सकती है और कोर्ट मार्शल को भी सुन सकती है. सो ये भी बात ठीक है, सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को नहीं सुन सकती. सो सुप्रीम कोर्ट सबको सुन सकती है, एंड सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से क्या सुप्रीम कोर्ट से कंसर्न है? कोलेजियम सिस्टम, एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. द आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव. देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी केस पहली बार किस कोर्ट में जाएगा उसको हम कहते हैं ओरिजिनल कोर्ट. जैसे अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, द मैटर कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट है. एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट से अपील होने के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. कोलेजियम सिस्टम इज ऑल्सो कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट टू नॉमिनेट जजेस. सो इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल केसेस. सुप्रीम कोर्ट के पास सारे केसेस में फाइनल अथॉरिटी है. ये बात तो ठीक है, पर क्या ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब है? कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब है. कैन रिव्यू केसेस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट,
क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस को रिव्यू कर सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब है। कैन डिक्लेयर एनी स्टेट लॉ इनवैलिड, या फिर स्टेट के किसी भी बनाए हुए लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब पावर्स हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू पावर का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है अंडर आर्टिकल 13, Supreme Court can declare that law invalid if it is inconsistent with the Indian Constitution. So judicial review का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू रिव्यू दैट लॉ। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, जो इंडियन जुडिशियल प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है? द कॉन्स्टिट्यूशन, the due process of routine law, conventions or the procedure established by law. ये वर्ड आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, that every person has the right to life and liberty except the procedure established by law. So judicial process भी procedure established by law है कि किन किन केसेस में किस इंसान के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया जा सकता है और उस इंसान पर केस कैसे फाइल किया जाएगा, कौन उस पर चार्ज फ्रेम करेगा, कौन अरेस्ट करेगा। दिस इज ऑल प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोजीशन डिड A.S. आनंद होल्ड इन द लेट 1990s? A.S. आनंद के पास क्या पोजीशन थी 1990 के अंत में? क्या वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, क्या वो चीफ जस्टिस थे, या चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे CVC, अटॉर्नी जनरल थे, और नन ऑफ द अबव? A.S. Anand was the Chief Justice of India in late 1990s. Factual question again. By passing Triple Talaq law, recently the Parliament of India endorsed which year's ruling of Supreme Court of India that had made Triple Talaq as unconstitutional? Supreme Court ने अपनी एक रूलिंग में शायरा बानो में कहा था दैट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। तो क्वेश्चन इज पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर बनाया। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कौन से साल में दी गई थी? ऑप्शंस आर 2011, 2013, 2015, 2017। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड इन 2017। सो ट्रिपल तलाक को पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेटर ऑन द लॉ वाज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट टू डिक्लेयर ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विच ऑफ दीज इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, रिलीजन। सबसे ज्यादा सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। In which of the following cases did the Supreme Court propounded the theory of basic structure? This is a very important judgment. Theory of basic structure सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन से केस में propound की थी? गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। 13 जजेस की बेंच थी केशवानंदा भारती केस में, जो आज तक किसी और केस में नहीं बैठी। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन, रिमेंबर दिस वाज प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस इज रिलेटेड टू विच इशू? जो इंदिरा साहने जजमेंट थी वो किस केस से रिलेटेड है, किस इशू से रिलेटेड है? Regarding the issue of OBC reservation in government employment. OBC reservation गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, इस इशू से रिलेटेड थी। बेसिक स्ट्रक्चर थियरी से तो केशवानंदा भारती जजमेंट रिलेटेड थी। अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एससीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले क्या, उससे रिलेटेड थी। एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एसटीज की रिजर्वेशन से रिलेटेड थी। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दिस जजमेंट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1993 और ये रिलेटेड थी रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दिस जजमेंट वाज गिवन।
राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट को हम मंडल कमीशन जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। In which case did the Supreme Court of India give the first time the doctrine of basic structure? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किस केस में दिया गया? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973. Next question is, which article of the Indian Constitution defines the original jurisdiction of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? 129, 130, 131, 132. द राइट आंसर इज 131. 131 डिफाइन करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को, 132 करता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। अगर सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की हम उस जुरिस्डिक्शन को क्या कहेंगे? क्या हम उसको कहेंगे एपिलेट जुरिस्डिक्शन? एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जब कोई मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सो क्या ये मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है? आंसर इज नो, देन दिस इज नॉट अ केस ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है दैट सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इट रिक्वायर्स। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकते हैं। ये तो एडवाइस का भी मसला नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है? नहीं, आंसर इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर एक सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सो ओरिजिनली द डिस्प्यूट इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। जुडिशियल रिव्यू का क्या बेसिस है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्रिन है उसका बेसिस क्या है? कहाँ पे दी हुई है ये डॉक्ट्रिन? दिस डॉक्ट्रिन इज टेकन फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये प्रोसीजर कहाँ पे दी हुई है? अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो। सो दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और वो प्रोसीजर आर्टिकल 13 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है? कोलेजियम सिस्टम, यस। एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यस। आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव। सारी ही चीजें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी देख कर आए हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।